हाय एवरीवन, वेलकम टू किपन एजुकेशन चैनल। सो हमने अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर जो स्टार्ट करा हुआ है, ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। इससे पहले मैंने आपका फर्स्ट पार्ट अपलोड करा था। आई होप आपने देख लिया होगा। नहीं देखा तो पहले वो देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम पढ़ रहे थे सेल्स के बारे में। दो टाइप्स की सेल्स होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसको गैल्वेनिक वोल्टाइक सेल भी बोला जाता है, और दूसरी थी इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है केमिकल एनर्जी में। तो कल की वीडियो में हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को कंप्लीट पढ़ चुके हैं, कैसे कैसे वर्क करती है सेल, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ई सेल कैसे फाइंड कर सकते हो, स्टैंडर्ड ईएमएफ, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं अपने लास्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में जो प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलाइसिस, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है इलेक्ट्रोलाइसिस, इसके बारे में देखते हैं। देखो, इलेक्ट्रोलाइसिस दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। ये इलेक्ट्रो का मतलब क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रो का क्या मतलब है यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी। और लाइसिस, केमिस्ट्री में लाइसिस वर्ड का मतलब होता है ब्रेक डाउन। लाइसिस वर्ड का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन। मतलब कि हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है, फॉर एग्जांपल ऐसे ये हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट ले लिया हमने NaCl। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, NaCl। ठीक है, यहाँ पे हमारे दोनों इलेक्ट्रोड्स होंगे, एक ही कंटेनर में होते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो कंटेनर होते हैं, ठीक है, हमारे पास जो एनोड होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो कैथोड होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो हमारा ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये कैसे ब्रेक होगा, ये कैसे ब्रेक होता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में इसकी ब्रेक डाउन होगी Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मेटल हमारी कौन से इलेक्ट्रोड पे जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए कि मेटल कौन से इलेक्ट्रोड पे जाएगी और जो क्लोरीन है वो कौन से इलेक्ट्रोड पे जाएगा, अब खुद से सोचो। देखो, मेटल के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज और सोडियम के ऊपर Na पॉजिटिव चार्ज ही हो सकता है। अब वो और इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे सकता है। हमारे पास ये पॉजिटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रोड है ये हमारा एनोड। ठीक है, ये क्या हमारा एनोड, और जो ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है ये क्या हमारा कैथोड। ये क्या हमारा कैथोड। अब हमें पता है एनोड पे हमेशा ही ऑक्सीडेशन होगी, एनोड पे हमेशा ही ऑक्सीडेशन होगी। Na पॉजिटिव अब इलेक्ट्रॉन तो लूज नहीं करेगा, विच मीन्स कि वो ऑक्सीडेशन नहीं करेगा, दैट्स मीन वो रिडक्शन करेगा। अगर वो रिडक्शन करेगा तो वो किसके पास जाएगा, कैथोड के पास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कैथोड की कैसी रिएक्शन होगी। Na पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, यहाँ से क्या बना देगा, सोडियम मेटल बना देगा हमारे पास। ठीक है, तो जो मेटल है वो हमारी कैथोड पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी। मेटल जो है कहाँ पे, ये क्वेश्चन फ्रेम होता है ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस कि जो मेटल्स है वो कौन से इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होती है। तो कौन से इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगी है, कैथोड पे। अब हम अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन हमारे पास नेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन। बट ये हाफ, इसको Cl2 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि Cl तो हमारे पास नेचुरल शेप में प्रेजेंट नहीं होता है। तो हमारे पास ये हुई ऑक्सीडेशन। तो ये कहाँ पे हुई, एनोड पे। ये कहाँ पे हुई, एनोड पे। ये ऑक्सीडेशन कहाँ पे हुई, एनोड पे। तो एनोड पे कौन सी गैस रिलीज हो रही है, एनोड पे क्लोरीन गैस रिलीज हो रही है। तो इनके ऊपर ही क्वेश्चन फ्रेम होता है कि जब आप किसी इलेक्ट्रोलाइट को इलेक्ट्रोलिटिक सेल के साथ प्लेस करते हो तो कहाँ पे मेटल डिपॉजिट होगी, कहाँ पे गैस रिलीज होगी। अब लाइक आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है KCl। ठीक है, आपके पास है इलेक्ट्रोलाइट KCl, तो K इज मेटल, C इज क्लोरीन। तो क्लोरीन हमारे पास एनोड पे लिबरेट होगी क्योंकि वो गैस है, और जो हमारी मेटल है पोटाशियम, वो हमारे कैथोड पे डिपॉजिट होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास। सेम अगर हम वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करें, ठीक है, वाटर जो है हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस से मिलकर बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस से मिलकर बनता है। तो हमारे पास क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि हमारे पास जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है कौन कौन से इलेक्ट्रोड पे लिबरेटेड होती हैं। अब देखो, हमारे पास वाटर है H2O, तो कैसे ब्रेक होता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब इसके पास कुछ भी देने को नहीं बचा है, हाइड्रोजन के पास कुछ भी देने को नहीं बचा है, विच मीन्स ये ऑक्सीडेशन तो नहीं कर सकता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये ऑक्सीडेशन तो नहीं कर सकता है। अगर ये ऑक्सीडेशन नहीं करेगा तो ये क्या करेगा, रिडक्शन, जो कि कहाँ पे होती है, कैथोड पे, विच मीन्स
हमारे पास जो H2 गैस है वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम वो कहाँ पे लिबरेट होती है? कैथोड पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर H2 कैथोड पे हो रही है तो O2 कहाँ पे होगी? हमारी एनोड पे। O2 कहाँ पे होगी? हमारे पास एनोड पे। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस में था, इसके बारे में ये चीज़ मैंने बतानी थी कि कौन सी चीज़ कैथोड और एनोड पे जा रही है। आपको रटना नहीं है चीज़ों को। जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को रटना शुरू करते हैं ना तब वो डिफ़िकल्ट बनती है, बट अगर हम कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लें, व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन, व्हाट इज़ रिडक्शन, लॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हो रहा है, अगर वो चीज़ें समझ में आ गई, ना तो रिडॉक्स रिएक्शन मुश्किल है और ना ही आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मुश्किल है। बट अगर आपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग नहीं करा तो ये चैप्टर बिल्कुल समझ में नहीं आता, स्पेशली फॉर द मेडिकल स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैथ्स है, इलेक्ट्रॉन को इधर उधर करना होता है, तो मुश्किल होता है इस चैप्टर को समझना। इसलिए मेन है अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो। तो आई होप आपने पहले जो रिडॉक्स रिएक्शन वीडियो है वो देखी होगी, क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको डिटेल में समझाया व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन, व्हाट इज़ रिडक्शन, कैसे हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन को लिखते हैं, कैसे हम रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन को लिखते हैं। ठीक है, तो ये मैंने इलेक्ट्रोलिसिस में बताना था। अब अगर मैं बात करूँ जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स है वो जनरली हमारे पास दो तरह की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। देखो मैं अपने लेक्चर में जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है उसके बारे में आपको नहीं करवाऊंगी, क्योंकि वो है सारा थ्योरी पार्ट। तो जो भी जैसे जो नोट्स अगर आप बाय करना चाहते हो तो मेरे नोट्स में वो मैंने बनाई हुई है, क्योंकि जैसे आपको लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में आ जाएगा तो उसमें ये पूछा जा सकता है कैथोड पे कौन होता है, एनोड पे कौन होता है, ये कहाँ पे यूज़ होती है, कौन सा इसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है, ऐसे क्वेश्चन। तो वो मैंने थ्योरीज में लिखे हुए हैं, तो वो मैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि वो थ्योरीज का पार्ट है। तो इसकी जो सेल वाला पार्ट है, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल, उसके मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी, बट मैंने पेड रखे हुए हैं। ठीक है, आप मैसेज करते हो, मैसेज आके पूछते हो मैम हमें नोट सेंड कर दीजिए, और जब मैं बताती हूँ पेड रखे, फिर उसके बाद आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो मैंने नोट्स पेड रखे हुए हैं, इस बात को प्लीज़ समझ लीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ ये है कि तो मैं सेल्स का आपको नहीं करवाऊंगी, तो नोट्स में आपको प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप सेल्स के बारे में पढ़ लोगे। जो भी यहाँ पे कंसेप्चुअल पार्ट है और आपका जहाँ से न्यूमेरिकल्स पार्ट आता है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस का यहाँ पे ख़त्म हुआ। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस के दो लॉज आते हैं जो कि दिए थे फैराडे, इसलिए दिए थे फैराडे। पहला लॉ है फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे मेटल लिबरेट हो रही है या फिर गैस मेटल डिपॉजिट हो रही है और गैस लिबरेट हो रही है, तो वो अमाउंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, कितना अमाउंट लिबरेट होगा या कितना डिपॉजिट होगा। उसके बारे में फैराडे ने बोला था दैट अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस liberated or deposit is directly proportional to the charge that pass through the solution। क्योंकि ये रिएक्शन करवाने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, मींस करंट में होता है चार्ज। तो ही सेड दैट कि हमारे पास जो भी अमाउंट्स लिबरेटेड और डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज के। ठीक है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। जैसे मैंने प्रोपोर्शनैलिटी हटाई, एक कांस्टेंट आया Z, तो Z को बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और जो ये Z होता है इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास मोलर मास, MB करके लिख रही हूँ मैं फिलहाल, मोलर मास। नीचे आता है हमारे पास N इंटू में F क्या है यहाँ पे हमारा फैराडे कांस्टेंट, और N इज़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस करी हो तो इसका अमाउंट फाइंड आउट करना हो तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू कल पढ़ी थी हमने, कितनी थी हमारे पास 96500। अगर सोडियम का अमाउंट फाइंड करना है तो सोडियम का मोलर मास होता है 23, तो वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे। उसके बाद चार्ज जितना भी दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऑल्सो इस फॉर्मूले को ना हम ऐसे भी लिख सकते हैं W इज़ इक्वल टू ZIT, कि अगर हमें करंट और हमारे पास टाइम दे रखा हो तब हमारा फॉर्मूला ऐसे होता है, क्योंकि जो करंट होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, Q अपॉन में T। तो अगर मैं यहाँ से Q निकालूँ तो वो I अपॉन में T आ जाएगा, तो यहाँ से I अपॉन में T आ जाएगा। ठीक है, तो इसी लॉ के ऊपर एक न्यूमेरिकल है, छोटा सा न्यूमेरिकल है, वो हम कर लेंगे। आया तो नहीं है बट आ सकता है वैसा न्यूमेरिकल। ठीक है, बिल्कुल ही बेसिक सा न्यूमेरिकल है, तो उसको देखते हैं हम। फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ZIT। अभी Z की वैल्यू नहीं पुट कर रही हूँ, ठीक है। तो न्यूमेरिकल है हमारे पास, देखो लिखा हुआ है कैलकुलेट मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड ऑन कैथोड
when current of 2 ampere was passed through a solution for 15 minutes और सोल्यूशन किसका है? सिल्वर नाइट्रेट का। ठीक है, सोल्यूशन किसका है? सिल्वर नाइट्रेट का। तो हमें W निकालना है, तो हमें W मतलब निकालना है हमारे पास Z को कन्वर्ट कर देते हैं MB N F और यहाँ पे IT की ही बात होगी क्योंकि हमें क्या दे रखा है? देखो करंट दे रखा है और हमें टाइम दे रखा है। एक और बात, जब भी हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं तो हम SI सिस्टम को ही कंसिडर करते हैं। जो भी आपकी SI सिस्टम है, टाइम की SI यूनिट होती है सेकेंड, तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 900 सेकंड आ जाएगा हमारे पास, राइट। तो मोलर मास जो हमारे पास जब ये क्वेश्चन होगा तो आपको सिल्वर का दिया जाएगा, वो होता है 108। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Ag जो है, Ag कैसे डिपॉजिट होगा? ऐसे, क्योंकि उसकी रिडक्शन होगी तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। फैराडे कांस्टेंट 96500। उसके बाद करंट कितना देखा है? 2 एम्पियर और टाइम कितना आ गया? 900। 20 से 20 कैंसिल होगी हमारे पास, तो इसको हम लिख सकते हैं 216/965। 96 यहाँ पे आ जाएगा W। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, मैथ यहाँ पे 9 भी है हमारे पास, है ना 9, तो इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसका आंसर आता है 2.014 ग्राम, विच मीन्स कि इतनी जो सिल्वर मेटल है वो डिपॉजिट हो जाएगी हमारे पास कैथोड पे। तो ये बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल है, इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी हम चलते हैं अपने सेकंड लॉ के ऊपर। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देती हूँ यहाँ से। सेकेंड लॉ क्या बोल रहा है? देखो सेकेंड लॉ फैराडे कि व्हेन सेम, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन सेम अमाउंट ऑफ ए करंट, कि हमने करंट पास करना है, सेम अमाउंट ऑफ ए करंट पास थ्रू 2 डिफरेंट सेल। ये 2 डिफरेंट सेल्स है, इसमें से करंट पास किया जा रहा है कैसा? सेम अमाउंट। और इलेक्ट्रोलाइट, 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट है, लाइक ये कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट है और ये हमारे पास जिंक सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट है। तो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट है, सेम अमाउंट ऑफ ए करंट पास किया जा रहा है, तो उसमें जो सब्सटेंस लिबरेटेड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इक्विवेलेंट वेट के। इसमें क्या है कि जो सब्सटेंस, जब हमारे पास एक से ज़्यादा सॉल्यूशन है वो सीरीज़ में कनेक्टेड हो, सेम अमाउंट ऑफ ए करंट पास हो रहा है, तो वहाँ पे जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इक्विवेलेंट वेट के। अमाउंट ऑफ ए कॉपर लिबरेटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। अमाउंट ऑफ ए जिंक directly proportional to equivalent weight of a zinc. Now what is equivalent weight? देखो equivalent weight कुछ नहीं है, ये भी equivalent weight तो ये हमारे पास होता है जो भी हमारा मोलर मास होता है। ठीक है, क्या होता है? मोलर मास अपॉन में n फैक्टर। Now what is the n फैक्टर? देखो n फैक्टर अलग अलग होता है, हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, एसिड, बेस, उसके बाद सोल्ट, ये 3 चीज़ें होती हैं। तो इन तीनों के लिए अगर मैं n फैक्टर की बात करूँ, n के लिए जो भी एसिड है जितने H पॉजिटिव होते हैं वो n फैक्टर होता है। लाइक HCl कितने H पॉजिटिव है? 1, तो n फैक्टर 1। H2SO4 कितने हैं? 2, तो n फैक्टर 2। बेस के लिए जितने भी OH नेगेटिव होंगे, लाइक यहाँ पे 1 है, CaOH ट्वाइस में कितने हैं हमारे पास? 2 है, तो वो 2। सोल्ट के लिए हम चार्ज देखेंगे, जैसे ये है हमारे पास Fe2 FeSO4, क्या है हमारे पास? FeSO4। ठीक है, तो ये कैसे ब्रेक हुआ होगा? ऐसे Fe2 पॉजिटिव प्लस में SO4 2 नेगेटिव, तो चाहे पॉजिटिव चार्ज ले लो चाहे नेगेटिव चार्ज ले लो इक्वल है, तो कितना है चार्ज? 2, तो इसका n फैक्टर क्या आ जाएगा? 2। तो अब जैसे हमें सॉल्ट है, जैसे ये NaOH, इसका वेट निकालना हो तो NaOH का मोलर मास हमारे पास होता है 40 होता है, हाँ 40। तो इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना n फैक्टर, तो इसका n फैक्टर 1, तो इसका इक्विवेलेंट वेट और मोलर मास क्या होगा? सेम। लाइक आपको H2SO4 का निकालना हो, H2SO4 का, तो H2SO4 का मोलर मास होता है 98, तो इसमें n फैक्टर कितना आएगा? 2, तो 2 से कट करके कितना बन जाएगा? 49।
तो ये होता है इक्विवेलेंट वेट। इस इक्विवेलेंट वेट के बारे में जब हम नॉर्मेलिटी करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर में, वहाँ पे भी डिटेल में देखेंगे, बट मैंने यहाँ पे भी बता दिया आपको, ठीक है। आप कैसे इक्विवेलेंट वेट मोलर मास के इक्वल भी हो सकता है जब हमारा एन फैक्टर इक्वल होता है, बट वो फिर वेरी करता है जब एन फैक्टर हमारा वेरी करता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास सेकेंड लॉ। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स नहीं है तो वो हम नहीं करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है। एक छोटी सी चीज़ इसके ऊपर और है, मतलब इन्हीं लॉज के ऊपर, लाइक आपको ना एक छोटा सा क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसे आया हुआ है, हाउ मच चार्ज, ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है एक, हाउ मच चार्ज रिक्वायर्ड, कि कितना चार्ज चाहिए Al3 पॉजिटिव को Al बनने के लिए, कितना चार्ज चाहिए। तो इसके लिए आपको रिएक्शन आनी चाहिए। तो Al3 पॉजिटिव जब 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तब जाके हमारे पास Al बनता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आए यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3। तो अगर आपसे कोई चार्ज पूछे कितना चार्ज होगा, तो जस्ट आपने कैसे निकाल देना है, n इंटू में f करके, n कितने आए 3, उसके बाद फैराडे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके 0 0 15 18 19 90 27 एंड देन 28 289,500 कूलम चार्ज आ जाएगा उसमें। इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ कि आपको कोई भी दे रखा है, कोई भी आयन दे रखा है, उसमें पूछा है कि कितना चार्ज चाहिए उसको उससे कन्वर्ट करने के लिए, हमें कितना चार्ज देना पड़ेगा उसको उससे कन्वर्ट करने के लिए। सिंपली देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको F से मल्टीप्लाई कर दो, दैट अमाउंट ऑफ ए चार्ज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट Al3 पॉजिटिव टू Al, ठीक है। लाइक अब आपको ऐसे आ जाए 1 मोल ऑफ ए कॉपर 2 पॉजिटिव, देखो यही लिख देती हूँ मैं, कॉपर 2 पॉजिटिव को कॉपर बनाने के लिए बस जस्ट चेंज क्या होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम 93000 ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये हमारे पास इतना अमाउंट ऑफ चार्ज हमें चाहिए कॉपर 2 पॉजिटिव को कॉपर में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये छोटी सी चीज़ है, क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है क्योंकि एनसीईआरटी में ये बना हुआ है, बिल्कुल बेसिक्स है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस है वो बेसिक्स के ऊपर ही है ज़्यादातर आपके, राइट। तो आई होप आपको ये जो चीज़ें हैं वो समझ में आई होंगी। अब हम अपना इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट और लास्ट पार्ट करने वाले हैं, जो कि है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस कैसे आप मेजर करते हो, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट कितना कंडक्ट करेगा, और वहीं से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं। कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ये सारी चीज़ें क्या हैं उनके ऊपर क्वेश्चन आए हैं। तो हम अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट पार्ट अब करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या है हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस कैसे हम मेजर करते हैं, दैट द पर्टिकुलर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कितना कंडक्ट करेगा, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसमें कुछ एक टर्म्स हैं उनको समझेंगे, जब आप वो समझ जाओगे, आई थिंक सो आपको पहले भी आपने पढ़ी होंगी, फिजिक्स में ये सारी टर्म्स आती हैं, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टेंस से स्टार्ट करेंगे, रेजिस्टिविटी, देन कंडक्टिविटी, फिर मोलर कंडक्टिविटी, फिर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, देन ओवर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, तो मैंने बोला सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है। तो देखो रेजिस्टेंस में वर्ड आ रहा है रेजिस्ट। रेजिस्टेंस में क्या वर्ड आ रहा है, रेजिस्ट। रेजिस्ट का मतलब क्या होता है, रुकावट, रोकना। रेजिस्ट का मतलब क्या है, रुकावट, रोकना। तो ये क्या है, रेजिस्टेंस इज दैट प्रॉपर्टी जो करंट को फ्लो होने से रोक रही है, जो कि
करंट को फ्लो होने से रोकती है। तो लाइक आपके पास कोई कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ठीक है, इसमें से कंडक्टर जो है, इसमें से जो करंट है उसने पास करना है, तो कंडक्टर की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है जिसकी वजह से करंट जितना फ्लो करना चाहिए उतना नहीं करता है। तो वो रेजिस्टेंस डिपेंड करती है इस कंडक्टर की लेंथ के ऊपर और इसका एरिया ऑफ जो क्रॉस सेक्शन है उसके ऊपर। तो जो ये रेजिस्टेंस होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के। जैसे हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो आता है कांस्टेंट LA, ऐसे ये कांस्टेंट आया, तो इस कांस्टेंट को बोलते हैं हम रेजिस्टिविटी। इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं हम? रेजिस्टिविटी, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अगर मैं R की बात करूं, यहाँ पे ना जो हम अभी पार्ट करने वाले हैं, यूनिट्स को बहुत अच्छे से समझना है, यूनिट्स का ही सारा खेल है, यूनिट्स पे ही क्वेश्चंस जो है वो वेरी करते हैं। अगर आपको यूनिट्स पता है कैसे कैसे वेरी करती हैं, तब आप इसका जो न्यूमेरिकल है कितना भी कॉम्प्लेक्स वो डाल दें आप इजीली सॉल्व कर लोगे। तो जो रेजिस्टेंस है इसकी जो ऐसे यूनिट होती है वो होती है हमारे पास ओम, क्योंकि ये ओम्स लॉ से आया था, ओम, ठीक है। क्या होती है इसकी ऐसे यूनिट? ओम। तो ये रेजिस्टिविटी क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है हमारे पास। अगर इसको डिफाइन करना हो हमारे पास कि जो रेजिस्टिविटी है ये ऑल्सो इक्वल टू R ही होती है व्हेन L इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड एरिया इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर हम एरिया और जो लेंथ है वो उनको 1 कर दें तो रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टिविटी के इक्वल ही हो जाएगा। दैट्स वाई इसको मैंने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोला। स्पेसिफिक मतलब इसमें हमने कुछ चीज़ें जो है वो स्पेसिफाई कर दी है, इसलिए वो स्पेसिफिक हो गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं इसका फॉर्मूला निकालूँ, ठीक है, यहाँ से हम रेजिस्टिविटी निकालते हैं, तो रेजिस्टिविटी को मैंने इस तरफ रख दिया, यहाँ पे ले आई मैं रेजिस्टिविटी, क्योंकि रेजिस्टिविटी निकालनी है तो ये निकालनी है। इसको इस तरफ ले जाओ, RA अपॉन में L आ जाएगा हमारे पास। तो अब हम इसकी ऐसे यूनिट निकालेंगे। ऐसे यूनिट क्या आ जाएगी हमारे पास? R की आती है ओम, एरिया की सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगी? सेंटीमीटर लेंथ की, तो ओम सेंटीमीटर। अब आपके दिमाग में एक चीज़ यहाँ पे आ रही होगी कि मैं लेंथ की जो यूनिट है वो सेंटीमीटर क्यों ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे सेल्स की बात होती है। जो सेल्स है वो बहुत छोटी छोटी होती है हमारे पास, तो उसको मीटर में मेजर करना उसकी कोई प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं है। दैट्स वाई हम यहाँ पे लेंथ और जो एरिया उसकी यूनिट को सेंटीमीटर कंसिडर करते हैं, और न्यूमेरिकल्स में भी ऐसा ही चलता है। बाकी ऐसे सिस्टम में मीटर ज़रूर होती है, बट यहाँ पे हम ओम, जैसे ओम सेंटीमीटर ही कंसिडर करेंगे। इस चीज़ को आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये हमारी रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। क्या आ गया आपके पास? रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला। अब हम नेक्स्ट टर्म पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट टर्म पढ़ेंगे। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास कंडक्टिविटी। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस बोलते हैं। पहले आएगा हमारे पास कंडक्टेंस। क्या आएगा? कंडक्टेंस, ठीक है। कंडक्टेंस ये क्या होता है हमारे पास? ये रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। क्या होता है ये? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, कि रेजिस्टेंस का उल्टा, क्योंकि रेजिस्टेंस का मतलब है रोकना, कंडक्टेंस का मतलब है कंडक्ट करना, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये था, इसको रेसिप्रोकल कर दो, 1 में R, 1 में रेजिस्टिविटी, A ऊपर चला जाएगा और L नीचे आ जाएगा हमारे पास। तो जो ये 1 में R है इसको हम डोनेट करते हैं G से। इसको हम किससे डोनेट करते हैं? G से। और ये G है तो ये क्या है हमारे पास? कंडक्टेंस। ये क्या है हमारे पास? कंडक्टेंस। जैसे रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस हुआ, वैसे ही रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है हमारे पास कंडक्टिविटी। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। क्या होता है इसका उल्टा? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं इसकी, इज इक्वल टू में A अपॉन में L, ऐसे हमारे पास, ठीक है। अब ये K का अगर मैं फॉर्मूला यहाँ से निकालना चाहूँ तो K का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? K इज इक्वल टू G डॉट में L अपॉन में A। तो यहाँ से K जो है वो हमारे पास G
इनटू में जी स्टार, इनटू में जी स्टार, वेयर जी स्टार इज सेल कांस्टेंट। जी स्टार हमारे पास क्या है, सेल कांस्टेंट, जो कि L अपॉन में A होता है हमारे पास। इसकी ऐसे यूनिट निकालेंगे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर इनवर्स। इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ भी आपके पास। तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कंडक्टिविटी का फॉर्मूला बनता है हमारे पास G इंटू में जी स्टार। जी इज कंडक्टेंट और जी स्टार इज द सेल कांस्टेंट। अब बारी आती है ऐसे यूनिट की। ऐसे यूनिट क्या बनेगी, जी कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस का उल्टा है तो ओहम इनवर्स। ओहम इनवर्स, यहाँ से इसकी क्या बन रही है, सेल कांस्टेंट है, इसकी बन रही है सेंटीमीटर इनवर्स। ओहम इनवर्स को हम साइमन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो ऐसी यूनिट भी दे रखी होती है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। कई बुक में इसको महो भी लिखा होता है। ये जो महो है ये फिज़िक्स में यूज़ होता है, केमिस्ट्री हम साइमन यूज़ करते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे बताई आपको। देखो मैंने यहाँ पे कंडक्टिविटी को स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोला। अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस का क्या मतलब है यहाँ पे पढ़ाती हूँ, बताती हूँ आपको। देखो लाइक हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है, ऐसे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन हो सकता है हमारे पास। उसमें मैंने ये पर्टिकुलर एरिया ले लिया, ये पर्टिकुलर एरिया ले लिया जिसकी जो वॉल्यूम है वो है 1 सेंटीमीटर क्यूब, एरिया जो है वो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और जो लेंथ है वो है 1 सेंटीमीटर, तभी हमारी वॉल्यूम ये आई। तो इतने से एरिया में देखो इलेक्ट्रोलाइट तो पूरे एरिया में है, तो ये जो पर्टिकुलर एरिया यहाँ पे जो कंडक्टेंस है, यहाँ पे जो कंडक्टेंस है उसको बोला जाता है हमारे पास कंडक्टिविटी। उसको क्या बोला जाता है, कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक क्योंकि एक पर्टिकुलर रीजन के लिए बोल दिया गया है, दैट्स वाई वो क्या बन गई हमारे पास, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अगर ये चीज़ समझ आ गई, इसके ऊपर ही आपको PYQ आया हुआ है इसके फैक्टर्स के ऊपर। अब देखो फैक्टर्स की बात है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। देखो एक चीज़ है आपके पास, आपको याद रखना है कि जो कंडक्टिविटी होती है ना, कंडक्टिविटी मतलब कोई चीज़ कंडक्ट करेगी, वो किसकी वजह से कंडक्ट करती है, ड्यू टू नंबर ऑफ आयंस की वजह से। मतलब हम बोल सकते हैं आयंस की वजह से। जो करंट है, करंट हम क्या बोलते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना। इलेक्ट्रॉन्स क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन एक आयन है हमारे पास, तो उसी की वजह से हमारी कंडक्टिविटी होती है, राइट। तो कंडक्टिविटी आयंस की वजह से है, तो जितने ज़्यादा आयंस होंगे उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हमारे पास फैक्टर्स आता है इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, कि हमने डाइल्यूशन इंक्रीज करी तो बताओ स्पेसिफिक कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। डाइल्यूशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर। अब देखो क्या होगा, अब हमारे पास ये स्पेसिफिक वॉल्यूम थी, मान लो NaCl इलेक्ट्रोलाइट है, तो हमने बोला यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर एरिया है, देखो मैं इसको यहाँ पे बना रही हूँ इस पर्टिकुलर एरिया को, ये जिसमें हमने अपनी कंडक्टिविटी फाइंड करनी थी। तो ये जो पर्टिकुलर एरिया था, तो मैं बोलूँगी कि यहाँ पे लाइक आपका Na पॉजिटिव पड़ा था, यहाँ Cl नेगेटिव था, Na पॉजिटिव था, Cl नेगेटिव था, Na पॉजिटिव था, Cl नेगेटिव था, ऐसे करके हमारे पास आयंस थे। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, ऊपर से वाटर ऐड कर दिया। क्या कर दिया, वाटर ऐड कर दिया। तो देखो क्या होगा हमारे पास, ये वही एरिया है हमारे पास, तो जो ये Na पॉजिटिव है उसकी जगह आ जाएगा वाटर, ये वाला Na पॉजिटिव यहाँ चला जाएगा, सिमिलरली यहाँ पे वाटर आ जाएगा, ये Cl यहाँ चले जाएगा, यहाँ पे भी वाटर आ जाएगा, वो नीचे चला जाएगा। तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट एरिया, कि जो ये पर्टिकुलर एरिया था वहाँ पे नंबर ऑफ आयंस क्या कर गए, नंबर ऑफ आयंस क्या कर गए हमारे पास, डिक्रीज। नंबर ऑफ आयंस क्या कर गए, डिक्रीज, विच मीन्स विद द डाइल्यूशन हमारी जो कंडक्टिविटी है या स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो डिक्रीज करती है। यही क्वेश्चन आया था कि विद द डाइल्यूशन जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इंक्रीज, डिक्रीज, नीदर इंक्रीज, नॉट डिक्रीज या नन, आपको बताना था।
डाइल्यूशन से हमारे पास कंडक्टिविटी हमारी क्या कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आई होप आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो हमने डाइल्यूशन इंक्रीज़ करी, डाइल्यूशन इंक्रीज़ करने से क्या हुआ, हमारे पास जो हमारी कंडक्टिविटी है वो क्या करेगी, डिक्रीज़। अब जो सेकंड फैक्टर है वो है मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ कर रहे हैं हम, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ करेंगे तो कापा भी इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है हम और ज़्यादा सॉल्यूशन डाल रहे हैं तो नंबर ऑफ़ आयंस इंक्रीज़ करेंगे, नंबर ऑफ़ आयंस इंक्रीज़ करेंगे। देखो जितनी ज़्यादा हम डाइल्यूशन करते हैं कॉन्सेंट्रेशन उतनी कम होती है, इस चीज़ को समझना है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट, मतलब जो हमारा एक पर्टिकुलर जैसे इलेक्ट्रोलाइट है उसका अमाउंट हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन है, और जब हम वाटर उसमें डालते जाएंगे तो उसका अमाउंट जो है वो कम होता है। तो कंसंट्रेशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन, जितनी ज़्यादा डाइल्यूशन होगी उतनी कम कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन कम होगी तो नंबर ऑफ़ आयंस कम, नंबर ऑफ़ आयंस कम तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगी। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट थी। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टर्म के ऊपर। नेक्स्ट है मोलर कंडक्टिविटी। नेक्स्ट है मोलर कंडक्टिविटी, इसको हम इस साइन से डोनेट करते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास कि जब हमारे पास 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है उसमें जितने भी आयंस होंगे उसकी कंडक्टिविटी। ठीक है, क्योंकि मोलर आ गया तो 1 मोल, तो इसका फॉर्मूला आप याद करोगे, इसका फॉर्मूला है ये इज इक्वल टू में K इंटू में 1000 अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन। याद रखना है कॉन्सेंट्रेशन हमेशा मोल पर लीटर में होनी चाहिए हमारे पास, मोल पर लीटर या फिर मोल पर सेंटीमीटर क्यूब, दोनों ही मतलब सेम है हमारे पास। और जो ये कापा है ये हमें पता है किस में होता है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में। अब देखो इसकी यूनिट बनाएं, अगर हम SI यूनिट बनाएं तो ऐसा यूनिट क्या बनेगी, देखो साइमन, ऊपर तो सेंटीमीटर इनवर्स, नीचे कॉन्सेंट्रेशन की क्या है मोल, हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब वाली ले लेते हैं हम, तो साइमन ऐसे आ जाएगा, सेंटीमीटर 3 है ऊपर जाके +3 तो सेंटीमीटर इनवर्स स्क्वायर हो जाएगा और मोल इनवर्स हो जाएगा, ऐसा यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी हमारे पास ऐसे, ये इसका फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन आते हैं आपको। ओके, अब इसका भी हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, कि डाइल्यूशन से इस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। डाइल्यूशन, देखो हमने देखा कि ये जो कापा है ये हमारे पास मतलब जो मोलर कंडक्टिविटी है ऐसे हमारे पास, ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेशन। अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला लिखूं, देखो कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या आता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम, तो वॉल्यूम जाएगी ऊपर, तो ये फॉर्मूला बनेगा K इंटू में 1000, वॉल्यूम ऊपर और नंबर ऑफ मोल्स ऐसे मैंने लिख दिया। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो ये कापा है, सॉरी कापा नहीं है, ये हमारा मोलर कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कापा के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम की। ठीक है, तो हम अभी पढ़ के आए हैं डाइल्यूशन के साथ जो ये हमारा कापा है ये डिक्रीज़ करता है और जो वॉल्यूम है वो क्या करेगी, इंक्रीज़। अब एक फैक्टर डिक्रीज़ कर रहा है, एक फैक्टर इंक्रीज़ कर रहा है, तो इस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ये बिकॉज़ वॉल्यूम जो है वो डोमिनेंट फैक्टर है, वो क्या है हमारा डोमिनेंट फैक्टर है, क्योंकि वो ज़्यादा अमाउंट में इंक्रीज़ हो रहा है, वो ज़्यादा अमाउंट में, तो इसका मतलब जो मोलर कंडक्टिविटी है वो हमारी इंक्रीज़ करेगी, वो क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी विद डाइल्यूशन। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लेना कि डाइल्यूशन के साथ मोलर कंडक्टिविटी क्या करेगी, हमारे पास इंक्रीज़ करेगी। ओके, ये आपने देख लिया कि हमने ये देख लिया मोलर कंडक्टिविटी जो है वो हमारे पास इंक्रीज़ करती है डाइल्यूशन के साथ। अब हमारे पास दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो उन पे जो मोलर कंडक्टिविटी है वो कैसे डिक्रीज़ करती है। एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आती है वहाँ से, फिर वहाँ से एक लॉ आता है खौरलोच लॉ, जो शायद आपने सुना भी होगा, तो वो करेंगे हम। ठीक है,
तो हमारे पास है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है हमारे पास कि वो कम्प्लीटली डिसोशिएट हो चुका है। लाइक हमारे पास कोई भी NaCl है, लेट्स से NaCl, तो हमने उसके 100 मॉलिक्यूल्स लिए थे, 100 मॉलिक्यूल, तो वो 100 के 100 ही क्या हो चुके हैं, डिसोशिएट हो चुके हैं। मतलब नंबर ऑफ़ आयंस क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ़ आयंस जो हैं वो क्या है, इंक्रीज़ कर, मतलब जितने होने थे उतने हो चुके हैं। तो जब हम इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, उसकी बात करें कि जब हम डाइल्यूशन करते हैं उससे इंक्रीज़ करेगी, बट कैसे, इतनी ज़्यादा भी इंक्रीज़ नहीं करेगी, स्लोली इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि जो कंडक्टिविटी है वो नंबर ऑफ़ आयंस पे डिपेंड करती है। इसमें पहले से ही काफ़ी नंबर ऑफ़ आयंस है। मतलब हम ये मानते हैं कि जो कम्प्लीटली तो वैसे कोई डिसोशिएट नहीं होता है, मतलब मान लो इसके 95 जो हैं वो डिसोशिएट हो चुके थे, तो अब जब वाटर आया तो वाटर ने जो 5 बचे हुए थे वो भी डिसोशिएट कर दिए। तो ठीक है, थोड़े से डिसोशिएट हुए तो डाइल्यूशन से मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज़ तो कर गई हमारे पास, ये हो गया। तो यहाँ पे देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है लाइक ये CH3COH, ठीक है, मैंने 100 लिए थे, 100 के वही है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, 100 में से 40 जो है वो डिसोशिएट हुए होंगे। मतलब नंबर ऑफ़ आयंस मेरे पास कितने हैं, 40, नंबर ऑफ़ आयंस 14 है। बट जैसे हमने क्या डाला, वाटर डाला, तो जो नंबर ऑफ़ आयंस है वो इंक्रीज़ कर गए, नंबर ऑफ़ आयंस वो क्या कर गए, इंक्रीज़ कर गए, नंबर ऑफ़ आयंस इंक्रीज़ कर गए, मतलब 40 से कहाँ वो 90 पे पहुँच गए। तो इसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ आयंस इंक्रीज़ नहीं हुए, यहाँ तो सिर्फ 5 हुए, तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसमें नंबर ऑफ़ आयंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुए, तो इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो एकदम से इंक्रीज़ करती है। वो ग्राफ से आपको समझ में आएगा कि कैसे इंक्रीज़ करती है। देखो जैसे ये ग्राफ प्लॉट करा गया है ऐसे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और हमारे पास ये रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन में। देखो ये इस तरफ को अगर मैं लूँ 1 2 3 4 5 ऐसे, इस तरफ को कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है, बट अगर मैं इस तरफ को आऊँ तो इस तरफ को कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ हो रही है। तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका ग्राफ ऐसे जाता है, ऐसे कि पहले कॉन्सेंट्रेशन इतनी थी तो इतनी कंडक्टिविटी थी, फिर जैसे जैसे ऐसे करके जैसे जैसे हमने डाइल्यूशन करते गए तो ग्राफ इंक्रीज़। देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या है कि कुछ ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं आता है, बट जैसे ही नंबर ऑफ़ आयंस इंक्रीज़ हुए ऐसा ग्राफ प्लॉट हो जाता है हमारे पास, एकदम से इंक्रीज़ हो जाता है उसमें। तो जो ये वाला ग्राफ है ये किसके लिए है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, किसके लिए है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। और जो ये है ये वाला, ये किसके लिए है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो जो इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, देखो वो तो हम ऐसे, मतलब स्ट्रॉन्ग वाले की ऐसे एक्स्ट्रापोलेट करके फाइंड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे टच हो रही है, बट जो ये है ये कभी भी इस एक्सिस पे टच नहीं करेगा वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, तो व्हाट इज़ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, देखो ये होती है लिमिटिंग मोलर, ऐसे लिखते हैं हम, ऐसे क्या है ये, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मतलब कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर चुके हैं हम। कैसी डाइल्यूशन कर चुके हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर चुके हैं। उस टाइम हमने अपनी मोलर कंडक्टिविटी देखनी है। कई जगह कई बुक्स में यहाँ पे डॉट होता है, कई बुक्स में यहाँ पे इन्फिनिटी होता है, दोनों का मतलब सेम ही होता है हमारे पास। ये देखो यहाँ पे हमने डाइल्यूशन करते जा रहे तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो चुकी है। तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसकी हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऐसे एक्स्ट्रापोलेट करके फाइंड कर सकते हैं, बट जो वीक है उसकी नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो इसकी फाइंड करने के लिए हमारे पास आया था खौरलोच लॉ, मतलब स्ट्रॉन्ग की तो कर ही सकते हैं उससे फाइंड, बट वीक की भी उससे फाइंड आउट हम कर सकते हैं। और वो कैसे देखते हैं, चलो। लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का आपका खौरलोच लॉ, KOHLAERC। सो ये क्या बोलता है, देखो ये लो, पता क्या बोलता है कि आपको लेट्स से
NaCl की क्या निकालनी है, कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी हो NaCl की। तो ये बोलता है कि जो भी इसमें कैटायन और अनायन है, इसमें कैटायन और अनायन क्या है, इसके कैटायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी प्लस में इसके अनायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कर दोगे तो इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी। क्या बोलता है खौरलोच लॉ, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की if we want to find the limiting molar conductivity then that is equal to the sum of individual limiting molar conductivity of that cation and anion, जो भी उसमें कैटायन और अनायन प्रेजेंट होंगे उसके इक्वल हो जाएगा बट फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब हमारे पास है वीक इलेक्ट्रोलाइट। बात करें अगर हम किसकी, CH3COOH की, ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे तो इसमें भी हम बोल सकते हैं कि ऐसे आ जाएगा हमारे पास CH3COO नेगेटिव प्लस में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव। बट ऐसे डायरेक्ट हम इनको फाइंड नहीं कर सकते हैं क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, पूरा इसमें डिसोशिएट नहीं होगा हमारे पास। तो देखो खौरलोच लॉ कैसे हमारे पास हेल्प करता है वीक इलेक्ट्रोलाइट को फाइंड करने में। देखो अब न्यूमेरिकल्स टाइप है हमारे पास कि आपको क्या निकालनी है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है किसकी, CH3COOH की, ठीक है। आपको दे रखी है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी CH3COONA की, कितनी दे रखी है, लेट्स से X, कुछ भी हो सकती है। आपको दे रखी है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी HCl की, लेट्स से वो है हमारे पास Y। आपको दे रखी है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी NaCl की, लेट्स से वो दे रखी है Z, क्योंकि ये सभी के सभी हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं। आपको निकालनी इसकी है। अब आपको अगर इसकी निकालनी है तो आपको पता है कि आपको इन दोनों की चाहिए, किसकी, CH3CO नेगेटिव प्लस में H पॉजिटिव, इन दोनों की चाहिए। देखो CH3 यहाँ से आएगा हमारे पास, ये मैं ऊपर वो नहीं लगा रही हूँ, ठीक है। CH3CO नेगेटिव प्लस में Na पॉजिटिव आएगा। HCl से क्या आएगा, H पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव। हमारे ये दोनों तो बन चुके हैं बट ये एक्स्ट्रा है, तो अगर ये एक्स्ट्रा है तो जो ये दे रखा है हमें Na और Cl, अगर इसको हम, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, इनको माइनस कर दें, देखो अगर इसको माइनस कर दें, इससे ये कट हो जाएगा, इससे ये कट हो जाएगा, बचेंगे क्या हमारे पास, यही। तो विच मीन्स कि अगर हमें इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है CH3COOH की, तो वो क्या हो जाएगी, X और Y को हम ऐड कर देंगे, Z को माइनस कर देंगे। तो दैट इज़ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जो भी उनके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं, उनके सॉल्ट्स के, ठीक है, कैटायन एंड आयंस के, उनको देके, तो जो भी हमें अपने उसमें चाहिए CH3 और H चाहिए तो उनको प्लस कर देना है जिसमें भी वो आ रहे हैं, और जो एक्स्ट्रा है जैसे Na और Cl एक्स्ट्रा थे तो वो वाले की माइनस कर देनी है आपको। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये खौरलोच लॉ की एप्लीकेशन है कि इसको हम यूज़ करते हैं कहाँ पे, अपना आई कैन से दैट कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो हमारे पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है उसको फाइंड करने में, ठीक है। ये फर्स्ट एप्लीकेशन आ गया। उसके बाद सेकंड एप्लीकेशन इसी की कि ये हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी देता है हमें। क्या देता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कि कौन कितना ज़्यादा डिसोशिएट होगा, जिसको बोलते हैं हम अल्फ़ा। तो अल्फ़ा ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, लिमिटिंग मतलब कि मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में मोलर कंडक्टिविटी ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। मतलब ये किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे जो हमारे पास फॉर्मूला है वो लगा के हम फाइंड कर सकते हैं। और ये हमारी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, तो यहाँ से हमारा अल्फ़ा फाइंड हो जाएगा। उसके बाद थर्ड एप्लीकेशन है कि हम इससे डिसोसिएशन कांस्टेंट भी फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट, जिसको हम Kc से डोनेट कर देते हैं, वो हमारे पास होता है C अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू में 1 माइनस में अल्फ़ा, क्योंकि C हमें कॉन्सेंट्रेशन दे रखी होगी, अल्फ़ा हम यहाँ से पुट करके, यहाँ से फाइंड करके यहाँ पुट कर सकते हैं। तो यही थे हमारे आई थिंक सो, हाँ यही थे हमारे पास जो हमें करने थे इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अब एक दो मैं आपको न्यूमेरिकल करवा देती हूँ कंडक्टिविटी के ऊपर कि कैसे उसको अप्रोच करना है और कैसे आपके पेपर में आए हुए हैं। बेसिक जो पार्ट है वो आपका थ्योरी कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है वो ख़त्म हो चुका है। मैंने बोला हुआ है कि इसका पार्ट जो सेल वाला है, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल्स क्या होती हैं हमारे पास, वो आपको थ्योरी बेस में मिल जाएगा। अगर आप नोट्स लेते हो तो उसमें आपको मिल जाएगा,
ठीक है, मैं आपको वो नहीं करवाने वाली हूँ। वहाँ से क्वेश्चन बहुत रेयर है कि आएगा, तो इसलिए मैंने वो नहीं करवाया, बहुत लेंथी पार्ट भी है वो। सो हमारे पास न्यूमेरिकल है, लेट्स से लिखा हुआ है कि जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल आपको दे रखा है, रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल जिसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.01 मोलर, 0.01 मोलर। KCl सोल्यूशन कितनी दे रखी है हमें, रेजिस्टेंस इज 1500 ओम, कि आपको इतनी ओम उसकी दे रखी है। फाइंड द सेल कांस्टेंट, ओके, फाइंड द सेल कांस्टेंट, हमें सेल कांस्टेंट फाइंड करना है। इफ़ सेल कांस्टेंट फाइंड करना है इफ़ कंडक्टिविटी, जो कंडक्टिविटी है वो दे रखी है 1.16 इंटू में 10 रेज़्ड टू पावर, नो 1.146 इंटू में 10 रेज़्ड टू पावर -3 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। देखो यूनिट्स का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे साइमन सेंटीमीटर है, इसकी यही है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है, हमें फाइंड आउट करना है सेल कांस्टेंट। हमें ये दे रखा है, देखो इसका फॉर्मूला लिखते हैं हम। इसका फॉर्मूला होता क्या है, इसका फॉर्मूला हमने देखा था G इंटू में G स्टार होता है, G इंटू में G स्टार। तो K को ऐसे रहने दो, G हमारे पास क्या होता है 1/R, G स्टार तो हमें फाइंड करना है, यही तो हमारा सेल कांस्टेंट होता है G स्टार L/A। तो इसको एज इट इज़ रहने दो, हमें G स्टार फाइंड करना है, उसको एज इट इज़ रहने दो, तो K मल्टीप्लाई में R कर दो, बस सिंपल। 1.146 इंटू में 10 रेज़्ड टू पावर -3 मल्टीप्लाई में 1500। तो जब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ये 15 ऐसे ही मतलब इसको ऐसे रहने देते हैं, इसकी 2 ज़ीरोज़, इसकी 146 ऐसे 1000 आ जाएगा नीचे, यहाँ से भी 1000 आ जाएगा नीचे, तो 1 2 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी हमारे पास। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2194 है ना, 0 ऐसे आ जाएगा 219, और नीचे कितनी ज़ीरो है 40, 30 ये 10 ये 4, तो 4 के बाद पॉइंट, 0 पॉइंट में 219 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये आपका सेल कांस्टेंट आ जाएगा। कुछ भी नहीं है न्यूमेरिकल्स में, जस्ट आपको देखना है क्या दे रखा है, उसका फॉर्मूला देखो। उसमें से हमेशा जो भी न्यूमेरिकल्स होता है उसमें क्या होता है, हमेशा मतलब आपके पास अगर फॉर्मूले में 3 चीज़ें हैं तो 2 आपको गिवन होंगी, एक आपको फाइंड करनी होती है, बस आपको फॉर्मूलाज को रीअरेंज करना होता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन, जस्ट अ सेकेंड, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा है आपको, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 मोलर सोल्यूशन, कितनी दे रखी है कंडक्टिविटी, सोल्यूशन की कंडक्टिविटी दे रखी है 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ये दे रखी है। कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी, तो हमें ये फाइंड करनी है, तो ये फाइंड करनी है, लिख दो इसका फॉर्मूला। क्या होता है इसका फॉर्मूला, K इंटू में 1000 अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन। तो देखो कॉन्सेंट्रेशन मोल दे रखी है, तो मोल का मतलब यही होता है, मोलर दे रखी है, मोल पर लीटर, तो यूनिट्स का कुछ भी नहीं है हमारे पास। K कितनी दे रखी है 0.248 दे रखा है, मल्टीप्लाई में 1000 आ जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे रखी है 0.2, 0 का कुछ मतलब नहीं है। अब देखो 248 एज इट इज़, इसकी आ जाएंगी 40 नीचे, मल्टीप्लाई में 2, इसका 10 चला जाएगा ऊपर, और ये वाला 1000 एज इट इज़। 1 2 3 4, 1 2 3 4 0 कैंसिल, 2 1 2 4,
तो मोलर कंडक्टिविटी के आगे हमारे पास 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इज़ द आंसर। ये भी आपका P/Q है। तो आप देख रहे हो कोई मुश्किल नहीं है न्यूमेरिकल, जस्ट आपको फॉर्मूलाज आना चाहिए, उसके बाद आप इजीली न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।